चैप्टर 1 रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या है, कहाँ बता दें। शुरू में हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं इन द नंबर सिस्टम? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल मिला के हमारे पास ये 10 डिजिट्स बन जाते हैं, जिनसे नंबर सिस्टम जो है, जिनके ऊपर बेस्ड है। उसके बाद हमारे पास आता है सबसे पहले set of natural numbers. You all must be knowing 1 2 3 and 4 like this. उसके बाद है set of whole numbers starting from 0 1 2 3 and so on like this. After that, set of integers. Here negative numbers, 0 and positive numbers. After set of integers, next is a rational and irrational number. Set of rational number is denoted by Q. It is often formed P where Q is from Q, and P and Q both are integers. इसको हम बोलते हैं set of rational numbers. उसके बाद आता है set of irrational numbers. Irrational numbers क्या होते हैं? Numbers which are not rational. वो नंबर जिनको हम P over Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। किस फॉर्म में होगा? अब ये जो है is equal to x such that x is not equal to P over Q. x जो है वो रैशनल नहीं होना चाहिए। P comma Q belonging to Z मतलब ये वाला नंबर जो है वो रैशनल नहीं होना चाहिए, देन इट विल बी इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल √2 पाई √7, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, जिनको आप सॉल्व करोगे देयर डेसिमल प्रेजेंटेशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उनको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स एंड दीस आर डिनोटेड बाय कैपिटल T। उसके बाद हमारे पास आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या जाते हैं? रैशनल एज वेल एज इररेशनल नंबर, ठीक है। इस सेट में हमारे पास कौन से आ जाएंगे? रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे और इररेशनल भी आ जाएंगे। तो ये सारे टाइप के नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, every integer is also real number, every rational number is also real number, and every irrational number is also a real number. Clear? So now the main topic we are going to start is to आपको पढ़ना basic है, you all be knowing about this. अगर हम टू नंबर्स की डिवीजन करते हैं, ठीक है, सपोज वी आर हैविंग two positive numbers a and b such that a is greater than b. तो जब भी हम a की डिवीजन करेंगे b से, because a is greater, इनकी डिवीजन करेंगे तो क्या होगा? You will get some quotient and remainder. जब आपने इसको डिवाइड किया, आपके पास क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या था? डिवीजन दैट इज a is equal to divisor into quotient b plus r। ठीक है, ये इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, कुछ भी नहीं है, ये क्या है? a क्या है यहाँ पे? dividend is equal to b is here divisor into quotient, here q is quotient plus r is remainder।
ठीक है, सिर्फ लिखने का एक मेथड है। तो जब भी हम टू नंबर्स की डिवीजन करेंगे, देन डिविडेंड a कैन बी रिटन एज bu प्लस r। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? जो आपके पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर की वैल्यू से लेस रहेगी। अब ये r है, अब कंडीशन क्या आ गई इसमें? r इज ऑलवेज लेस देन b। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, इफ इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल। 0 equal to less than r and r is less than b, that is divisor। r is less than b। Let us take one example, एक simplest example लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? तो डिवीजन करते हैं। (27) divided by 4। So here 6 into 4, 24। रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया? 3। Here a is equal to 27, b is equal to 4 and r is equal to 3। And what is the quotient here? So quotient is equal to 6। So this number 27 can be written as 6 into 4, that is आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू 4 आ गई, that is 6 plus remainder 3। अब ये जो रिमाइंडर है आपके पास, रिमाइंडर की कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी लेस देन 4। 4 से लेस होना चाहिए, इवन 4 भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ जाता है तो हम नेक्स्ट नंबर से डिवीजन कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम 27 को रिप्लेस कर देते हैं 26 के साथ। अगर यहाँ पे 26 होता तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाता? 2 आ जाता। क्लियर? अब रिमाइंडर की क्या क्या ऑप्शन आ रही है? पहले रिमाइंडर हमारे पास 3 आया, फिर हमारे पास रिमाइंडर 2 आ गया, एक नंबर और लेस किया 25, रिमाइंडर कितना हो गया? 1। इसका मतलब 1 भी रिमाइंडर आ सकता है। फिर हमने 4 से डिवीजन से यहाँ पे 24 लिख दिया तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया। तो ऐसे आप जितने मर्जी केसेस ले लो, आपके पास रिमाइंडर के सिर्फ और सिर्फ 4 चांसेस होंगे। इट मे बी 0, इट मे बी 1, 2, 3। क्लियर? 4 कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा, ये जो डिवाइजर है इससे लेस ही रहेगा या 0। क्लियर? तो ये अभी हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन। Now write what is Euclid division lemma। Euclid division lemma। For given positive integers a and b, for given positive integers a and b, there exists unique integer q and r such that a is equal to bu plus r। a is equal to
BQ plus R. What is the condition? 0 equal to less than R is less than B. 0 equal to less than R लेस देन बी. कुछ भी नहीं है, जो भी हम डिवीजन में चेकिंग करते हैं वही है. बट ए इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. अब इसमें लेमा क्या होता है? व्हाट इज लेमा? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट it is a proven statement used for proving another statement. ठीक है. अब ये लेमा में हमने क्या लिखा? a इक्वल टू pq प्लस r. अब इसको हमने यूज करना है whenever we have to find the HCF. क्लियर? तो ये प्रूवन स्टेटमेंट है. we have to use it again and again to prove the Euclid division algorithm. Now what is algorithm? It is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problems. For solving the type of problems. अब हमने क्या करना है? ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा है, प्रूवन स्टेटमेंट है. जब हम इसको फर्दर अगेन एंड अगेन अप्लाई करेंगे सीरीज में टू फाइंड द HCF, तो उसको हम बोलेंगे डिवीजन एल्गोरिथम. क्लियर? सीरीज क्या होगी उसमें? लेमा जब अगेन एंड अगेन रिपीट होगा जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता. जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहां पे यूज करते हैं? टू फाइंड द HCF. क्लियर? टू फाइंड द HCF. Euclid division algorithm to find the HCF. ठीक है? तो Euclid division algorithm है, it is a method in which we find the HCF of two or more given numbers. अब यहाँ पे हमने एल्गोरिथम के लिए क्या करना है? जो स्टेप्स रिपीट करने हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स, वो क्या होंगे? Euclid division lemma, जिसको हम अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे. तो स्टेप्स लिखवाने से पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना होता है? हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1. यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF of
135 एंड 225। ठीक है, तो इसको इक्वेशन में लिखने से पहले हम जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं वैसे ही हम इसका एक्स के फाइंड आउट करेंगे। 135 से आपने इसको डिवाइड किया, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। यू ऑल नो हाउ टू फाइंड एचसीएफ। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जो ग्रेटर नंबर है उसको हमने ए ले लिया, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 225 और वैल्यू ऑफ बी वो होगी 135। नाउ इफ a is greater than b, 225 can be written as, अब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग डिवीजन लेमा। ठीक है, यूजिंग डिवीजन लेमा। can be written as 135 into 1 plus remainder 90। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा हमें, we have to apply Euclid division lemma to find the whole number q and r। q and r को हमने फाइंड आउट करना है और फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डिवीजन लेमा को यूज किया। क्लियर। अब सेकंड स्टेप में क्या आता है, हमने ये देखना है कि इसका रिमाइंडर जो है, ये जो इसका रिमाइंडर है इट मस्ट बी लेस देन 135। लेकिन अगर ये जीरो है तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। इफ इट इज नॉट जीरो तो सेकंड स्टेप में फिर से हमने लेमा यूज करना है, लेकिन उसमें जो आपका डिवाइजर है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर। उसमें क्या होगा, अब ये जो है पहले डिवाइजर 135 था, अब डिवाइजर हो जाएगा 90 और ये 135 जो है ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड। 135 विल बी डिविडेंड। अब स्टेप 1 में हमने लेमा यूज किया और रिमाइंडर इज नॉट जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो हमें अगला स्टेप क्या लेना है, स्टेप नंबर 2। ये फर्स्ट स्टेप था। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, जो इसका डिवाइजर है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिविडेंड में। सो 135 इज इक्वल टू, फिर से डिवीजन लेमा यूज करना है और जो रिमाइंडर है उसको हमने बना देना है डिवाइजर। 90 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 190 प्लस 45। अब भी यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं है तो हमने 135 को क्या लिख दिया, 90 into 1 plus 45। अगेन द रिमाइंडर इज नॉट जीरो, तो फिर से अगेन वी विल अप्लाई द सेम सीरीज। कौन सा, अगेन यूजिंग डिवीजन लेमा। सो व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप 3। कब तक यूज करते रहना है, जब तक यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आता। नाउ इन द नेक्स्ट केस, ये जो 90 है डिवाइजर विल बिकम डिविडेंड एंड 45 विल बिकम डिवाइजर। जब हमने इसको डिवाइड किया रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है, अब इस स्टेप में 90 कैन बी रिटन एज 45 into 2 प्लस रिमाइंडर जीरो। जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, क्वोशिएंट सॉरी डिवाइजर ऑफ दैट स्टेप विल बी द HCF। ठीक है जी, जब तक रिमाइंडर जब जीरो होगा, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो हो गया तो उसका जो यहाँ पे डिवाइजर है that will be the HCF। डिवाइजर क्या है 45। so HCF of 135 and 225 कितना हो गया 45। I hope it is clear to you all। ये मैथड तो सबको आता होगा, सिर्फ इसको इस फॉर्म में लिखना है।
So next we are going to do third part. इसका फिर से हम करें third part. Use division algorithm to find the HCF of third part. इसका निकालना आपने 867 and 225. Sorry, 255. Okay, so you can do it yourself fast. अब 867 is greater number. 867 को जब आपने 255 से डिवाइड किया तो फटाफट देखिए 2 4 एक बढ़ जाएंगे 3 के टेबल से 102. तो अगर हम सिंगल स्टेप लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं यूजिंग इक्वल डिवीजन लेवल. ठीक है, अगर हम पूरे स्टेप्स को इकट्ठा लिखना चाहते हैं तो वी कैन राइट यूजिंग इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम. So here 867 is greater than 265 using equal division algorithm. अब मैंने वो सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स जिसको लेमा बोलते हैं इकट्ठे लिखे हैं तो क्या होगा बिगर नंबर 867 कैन बी रिटन एज 3 into 255 that is 255 into 3 because A can be written as B into Q plus R remainder. ठीक है, तो B की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है 255. A की वैल्यू हमने ले ली 867 plus remainder कितना हो गया 102. Here remainder is not 0, so we have to take further next step. What is that? Divisor जो है यहाँ पे that will become dividend. तो आपके पास क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप 255. So here 255 can be written as 102 into 2. 204 1 here 5 51. So इसको हमने क्या लिख दिया 102 into 2 plus 51. Further next step, again remainder is not 0. Take one more step, that is division level. So here 102 2 के टेबल से remainder will be 0. So here again 102 can be written as 51 into 2 plus 0. ठीक है, तो डिवाइजर जो प्रीवियस स्टेप का रिमाइंडर है that will be the HCF. So HCF is equal to कितना हो जाएगा 51. HCF is equal to 51. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. Show that any odd positive integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integral value. तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे आप डायरेक्ट हिंट आपको गिवन है अगर 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के फॉर्म में है तो हम b की वैल्यू 6 ले रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है we are taking the value of b as 6. तो कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 2.
show that any odd positive integer, पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन ऑड है, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? It is going to form 16 plus 1, 16 plus 3, or 16 plus 5. In between are here. Here's the solution. अब इसमें a हम कोई भी इंटीजर सपोज कर लेंगे और उसके लिए b की वैल्यू हम ले लेंगे 6. Let a be any positive integer and b is equal to 6. b की वैल्यू हमें 6 लेगी. Then by division, equal division algorithm, we can write a as b into q plus r. So a can be written as 6 into q plus r, where q and r are quotient and remainder. दोनों इंटीग्रल वैल्यू होंगी. Both are integral values and value of r. r की वैल्यू आपके पास क्या क्या हो सकती है? जब हम किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं, r की वैल्यू हमेशा 6 से लेस होगी. तो कंडीशन क्या आ जाएगी? 0 इक्वल टू लेस देन r लेस देन 6. तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या आ जाएगी? इट मींस r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5. 6 value will not be here. Remainder ये possible है. So a can be written as, ये r की वैल्यू होगी. So therefore a is equal to 6q. For r is equal to 0. Clear? It means a की वैल्यू क्या हो गई? a is equal to 2 into 3q, multiple of 2. So therefore it is even. Then a is equal to 6q plus 1, or r is equal to 1, which implies a can be written as 2 into 3q plus 1. अब ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया? 2m plus 1 के फॉर्म में. 2m plus 1, where m is equal to 3q and it is an integral value. इंटीजर होगा ना, तो 2m plus 1 क्या होता है? It is always odd. आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू m की डाल के देख लीजिए, so it will always be odd. Next is for r is equal to, next value r की हमारे पास क्या हो सकती है? 0 भी ले ली, 1 भी. For r is equal to 2, a is equal to b into q plus 2. From here we can take 2 common in the bracket 3q plus 1. 2 into m. So it is always even, multiple of 2 है. For r is equal to 3. It will be 6q plus 3. So it can be written as 2 into 3q. अब 3 को हमने 2 plus 1 की फॉर्म में लिख दिया. ठीक है? 2 into 3q plus 3 को हमने लिख दिया 2 plus 1. हमने इसको क्या प्रूव करना है? इट इज ऑड.
So it will be equal to 2 into 3q और ये वाला 2 बाहर निकाल के 1 plus 1. Again it is of the form 2n plus 1. So it will be odd where n is equal to 2q plus 1. कोई भी वैल्यू डालो it will always be integral value. और जब भी आप इसकी वैल्यू निकालोगे ये हमेशा क्या रहेगा odd रहेगा. Then next value will be for r is equal to 4. A is equal to 6q plus 4 3q plus 2. Again multiple of 2, so it will be even. Then for r is equal to 5. A is equal to 6q plus 5. Again 5 can be written as 4 plus 1. 6q plus 4 plus 1. क्यों लिखा हमने इसको ऐसे? We want to write it in 2m plus 1 की फॉर्म में लिखना है. So 2 फॉर्म में 3q plus 2 plus 1. Okay, so it can be written as it is equal to 2 into k plus 1, where k is equal to 3q plus 2. And it is an integral value, so it will be odd. So now we have proved that इसमें से कौन-कौन से odd हुए 6q plus 1. उसके बाद अगला odd किसके लिए था? ये even है. ये odd किसके लिए है? For a is equal to 6q plus 3. And the next is for a is equal to 6q plus 5. इन तीनों के लिए ये odd number है. So out of these, 3 जो है वो even है. So any odd integer is of the form therefore any odd integer